हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी एंड मोटिवेशन। आज हम सुपर 100 के 2019 के पेपर के जो भौतिक शास्त्र के फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तार की प्रतिरोधकता बदलती है। तार की प्रतिरोधकता किन कारकों पर जो है निर्भर करती है? लंबाई के साथ बदलती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ, या द्रव्यमान के साथ। ये हमें बताना है। जैसे हमारे पास ये तार है तो ये इसकी लंबाई है और यहाँ पर जितनी इसकी जो मोटाई होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। या फिर इसके द्रव्यमान, इन हमें बताना है इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है ये तापमान पर निर्भर करती है। इसके जो 3 कारक हैं इनमें से किसी पर भी ये निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता जो होती है तार की वो इसके तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यह तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो हीटर एक समान है जिस पर 1000 वाट की जो है शक्ति और 220 वोल्ट अंकित है। उन्हें समांतर क्रम में जो है 200 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। तो हमें कुल 6 शक्ति जो है बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि पहले तो हम हमारे पास इसकी पावर है और इसका जो है विभव है। तो हम यहाँ से इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू जो होता है I स्क्वायर इंटू R होता है। इसी को हम V स्क्वायर अपॉन R कर देते हैं। जब V स्क्वायर अपॉन R करेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू जो है 1000 रखेंगे और V स्क्वायर की वैल्यू जो होगी हमारी 220 गुणा 220, क्योंकि V स्क्वायर है, एंड अपॉन में R होगा। तो यहाँ से R की वैल्यू जो आ जाएगी, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, ये 220 है। इसके बाद यहाँ से जो R की वैल्यू आ जाएगी 22 गुणा 22 बटे 10, ये जो हमारी V की वैल्यू होगी। इसके बाद क्या है कि हमारे पास ये 2 हीटर है, तो V की नहीं R की वैल्यू हो गई हमारी कितनी है, 22 गुणा 22 बटे 10। ये हमारी जो है R की वैल्यू, मतलब कि एक जो हीटर है उसमें R इतना है। अब हमारे पास 2 हीटर है और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसके प्रतिरोध भी जो समांतर क्रम में होंगे, ये वैल्यू R एंड ये वैल्यू R। तो हम जब इनको समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम जो है इस तरह से जोड़ते हैं, ये समांतर क्रम है। जब समांतर क्रम में जो प्रतिरोध R और R दोनों R हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है वो R/2 हो जाती है। प्रतिरोध जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो आधा हो जाता है। तो हमारी जो परिणामी प्रतिरोध R जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि R इज इक्वल टू 22 इंटू 22 डिवाइड बाई 10 एंड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है R इज इक्वल टू 11 इंटू 11 बाई 5 एंड दिस इज इक्वल टू 121 बाई 5। ये हमारी प्रतिरोध की वैल्यू हो गई। प्रतिरोध R इज इक्वल टू, जो प्रतिरोध जो हो गया हमारा, प्रतिरोध R जो हो जाएगा, प्रतिरोध R इज इक्वल टू 121 बाई 5 है। और इस प्रतिरोध को जो है 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो पावर हो जाएगी हमारी, पावर P जो हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो 200 गुणा 200 अपॉन में R है, तो दिस इज 121 और ये 5 डिनोमिनेटर का 5 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा, तो दिस इज 5। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू होगी 1652.89। इसकी वैल्यू जो हमारी आ गई 1652.89, ये जो हमारी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो और इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पेपर में भी इस तरह से ऑप्शन गलत होते तो आपको यहाँ पर एक बोनस नंबर दिया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं होते। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विभवांतर का एसआई पद्धति में जो है मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर जो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे कैपिटल V से जो है प्रदर्शित करते हैं। और जो यहाँ पर एम्पियर है, एम्पियर जो है वो धारा का एसआई मात्रक होता है और एम्पियर को कैपिटल A से जो है प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो जूल है, जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक होता है और जूल को जो है कैपिटल J से प्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ जो वाट होता है, वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। क्या होता है? शक्ति, जिसे हम इंग्लिश में पावर कहते हैं, शक्ति का मात्रक होता है और इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
यदि एक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा को 100% बढ़ा दिया जाए। कोई एक प्रतिरोध है, यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्रतिरोध दिया हुआ है, एक क्या है, एक प्रतिरोध R है। इससे जो है एक विद्युत धारा क्या है, I गुजर रही है। प्रतिरोध से विद्युत धारा I गुजर रही है और इस I के मान को क्या है 100% बढ़ा दिया जाता है। 100% यानी कि 2 गुना कर दिया जाता है। अगर 100% बढ़ाया जा रहा है मतलब कि 2 गुना, क्या है कि 2 गुना कर दिया जाता है। 100% बढ़ाना मतलब कि इसको क्या है 2 गुना कर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि इसकी शक्ति जो है, तो उत्पन्न शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। अब उत्पन्न शक्ति जो हम देखते हैं, शक्ति जो है P = जो होता है I² × R होता है। मतलब कि अगर P जो है क्या है प्रोपोर्शनल है I² के। अब I² को क्या है 2 गुना कर दिया गया है, तो 2 का जो वर्ग होता है 4, मतलब कि पावर क्या हो जाएगी, पावर जो है 4 गुना हो जाएगी। अब 4 गुना हो जाएगी, तो पावर जो है 4 गुना हो जाएगी। लेकिन हमें बताना है कि परसेंटेज में जो है पावर कितने % बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो कितने % बढ़ जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पावर जो है 4 गुना हो रही है, तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस कर देंगे और इसमें जो है 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी कितने % ये बढ़ती है। तो इसका मान जो आ जाता है वो आ जाता है 300%। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो शक्ति बढ़ जाएगी वो 300% बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो एक समान आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर, ये क्या है, दो एक समान आवेश क्या है Q मान लिए, ये कितने एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है और इनके बीच जो बल F की वैल्यू है वो 90 न्यूटन है। तो हमें बताना है कि निर्वात में जो है प्रत्येक आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि F जो क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो यहाँ पर Q² अपॉन में जो है R² इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर F जो हमारा है 90, F = 90 एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। आपको इसको याद करना होगा, एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। इसके बाद हमें Q² ज्ञात करना है एंड अपॉन में R², तो R की वैल्यू जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल आउट एंड दिस इज 10⁻⁹ तो जब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से Q² = यहाँ पर जो था कितना 90 × 10⁻⁹ तो दिस इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁸ एंड यहाँ से जो Q की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁴, क्योंकि हमने Q निकालने के लिए इसका वर्गमूल कर दिया। तो Q = 3 × 10⁻⁴ कूलम। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए तथा बी के बीच क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर हम जो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और जो समांतर क्रम संयोजन है उनके जो है उन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अगर कोई प्रतिरोध क्या है श्रेणी क्रम में जो है जुड़ा हुआ है और ये क्या है R और R है, तो यहाँ पर क्या है जैसे बीजगणितीय योग होते हैं तो ये जो है 2R हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो परिणामी प्रतिरोध है 2R हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम ना होकर समांतर क्रम में जुड़ा है और ये क्या है दोनों की वैल्यू समान है, R और R है, तो इसकी वैल्यू जो है R/2 हो जाती है। ये जो है ओम के नियम से आपने कक्षा 10वीं में इनका जो है निगमन भी किया होगा, इनको ड्राइव भी किया होगा। तो यहाँ से इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो ये क्या है 6 और 6 ओम क्या है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो है वैल्यू हो जाएगी 3 ओम हो जाएगी। और ये जो जुड़े हुए ये भी समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसकी वैल्यू भी 3 ओम हो जाएगी। इसके बाद ये वाला जो परिणामी जो प्रतिरोध क्या है 3 ओम हो गया एंड इसके बाद एक और जो है परिणामी प्रतिरोध दिस इज 3 ओम एंड ये दोनों भी जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और क्या है समान है, तो ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो परिणामी वैल्यू जो है 6 ओम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कण पर जो -8 × 10⁻18 कूलम विद्युत आवेश है, तो हमें बताना है कि इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपने जो है कक्षा 10 में जो है एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि जो आवेश होता है वो एक क्या क्वांटाइज्ड होता है। वो क्या होता है कि Q = NE, इसका जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्मॉल ई, कैपिटल ई नहीं, कि Q = जो है N × E होता है। मतलब कि यहाँ पर Q की वैल्यू हमारे पास -8 × 10⁻⁸
एंड यहाँ से हमें एन फाइंड आउट करनी है कि एन की वैल्यू क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इस आवेश में, और ई की वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो जहाँ हम यहाँ से जो है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एंड 10⁻⁻8 एंड दिस इज 10⁻⁹ तो -19। तो यहाँ से क्या बचेगा कि 10⁻1 बच जाएगा, यहाँ पर जो है 10⁻1 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि 8 इंटू 10 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू 1.67। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे दिस इज 80 एंड 1.67 को 1 अपॉन इसके नीचे आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू n। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 50 के पास आता है, ये 49 पॉइंट कुछ आता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा नियम, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा नियम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ऑप्शन नंबर ए है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी है लेंज का नियम, एंड ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। मैक्सवेल का स्क्रू नियम जो है चुंबकीय जो प्रेरित जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा को बताता है। मैक्सवेल का स्क्रू नियम इस तरह से, मान लो अगर हम जो है अगर विद्युत धारा की दिशा जो है इस तरह होती है, विद्युत धारा की दिशा इस तरह होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, और इसको हम जो है इस तरह से एक बिंदी रख देते हैं। इस तरह से इसकी दिशा जो है बाहर की ओर होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है पृष्ठ से बाहर की ओर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वह उपकरण, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामो जो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और विद्युत मोटर, अब यहाँ पर हम और जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर जो है जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। और जो यहाँ पर बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा से, जब बैटरी को हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है, और ये क्या है रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को जो है क्या कर लेती है, संचित कर लेती है, और आवश्यकता पड़ने पर ये क्या है विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है ये जो है डिस्चार्ज होती जाती है, हमें विद्युत ऊर्जा दे देती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं कर सकती। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी जो क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वो आवेशित कण के वेग में परिवर्तन नहीं कर सकता। ये आप ऑप्शन जो है याद रखिएगा, ये जो एक फैक्ट के रूप में आप पढ़ सकते हैं इसको कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आवेशित कण के वेग में परिवर्तन नहीं करता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में वामावर्त दिशा में, इलेक्ट्रॉन जो है वामावर्त दिशा में चित्रानुसार घूम रहे हैं, तो केंद्र पर, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है हमें। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब इस दिशा में घूम रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा आई जो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या है विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो विद्युत धारा की दिशा ऐसे होगी। तो जब विद्युत धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है, विद्युत धारा की दिशा इस डायरेक्शन में है, तो जो है इसमें विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर, तो हमें बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हो जाएगी कागज के तल के अंदर की ओर हो जाएगी, कागज की दिशा जो है कागज के तल के अंदर की ओर हो जाएगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ऋणात्मक वाई अक्ष क्या है, ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में क्या है, ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में आरोपित एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी है, ए में एक इलेक्ट्रॉन क्या है ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में जो है गति कर रहा है, ये वेक्टर वी मान लेते हैं इसको। तो इसके बाद जो है ऋणात्मक इस एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, तो हमें बताना है कि जो है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा जो हमें एफ की दिशा बतानी है वो क्या होगी। तो बल एफ जो क्या होता है दैट इज वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी होता है। तो यहाँ पर जो है वेक्टर वी क्रॉस वी होगा,
तो यहाँ पर जो इसकी दिशा हो जाएगी -z दिशा में हो जाएगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो तो आप सीधे याद कर लीजिए कि इसकी दिशा जो है ऋणात्मक z अक्ष की दिशा में होगी, क्योंकि आपने अभी सदिश जो है पढ़े नहीं होंगे। सदिश जो है कक्षा 11 में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? r = 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से एक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की आकृति से 3 गुना बनता है। यहाँ पर क्या है कि वस्तु की आकृति जो है मान लेते वस्तु की लंबाई क्या है? h, तो इसकी जो है प्रतिबिंब की लंबाई है h डैश मान ले, तो यहाँ पर h डैश = 3h हो जाएगा। h डैश = 3h। इसके बाद हमें जो है बताना है कि वस्तु की दर्पण से दूरी। तो पहले तो हम जो है दर्पण सूत्र लगाते 1/f = 1/u + 1/v। तो यहाँ से जो है 1/f = 1/u + 1/v। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/f = यहाँ पर क्या है कि u + v/u × v हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है f = u × v/u + v हो गया। अब इसके बाद हमें u और v में रिलेशन निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्या है h/h डैश दिस = u/v होता है। h डैश की जगह पर 3h निकाला था, तो h/3h दिस = u/v। h से h कैंसिल आउट एंड यहाँ से जो है v = क्या आ गया 3u। मतलब कि हम v की जगह पे क्या है 3u रख देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब v की जगह पे क्या है 3u रखेंगे इस क्वेश्चन में, तो f = दिस इज u × v की जगह पे जो है 3u/u एंड प्लस 3u, तो f = u × u जो है u², तो 3u² u और 3u, तो दिस इज 4u एंड f की जगह पर जो है f, अगर r जो है हमारी 30 सेंटीमीटर तो f क्या होता है r/2, तो f = जो है 15। तो यहाँ से जो है u से एक u कैंसिल एंड दिस इज 3 से जो है दिस इज 5 एंड 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो u = क्या है 20 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर आ गया। क्या है u = 20 सेंटीमीटर, मतलब कि वस्तु की दर्पण से दूरी जो है 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इस एक सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र v है। तो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v जो क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। मतलब कि अगर हम r बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, अगर हम r कम करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर तो v = क्या है के जो ही कांस्टेंट मान लेते हैं अपॉन में r² है। अब इसके बाद क्या कर दिया कि अगर हम r को r/2 कर दें तो हमें b की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि जब r/2 दूरी है तो उसको जो है b1 कर लेते हैं। b1 = k/r/2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जो है v1 = k एंड अपॉन में जो है r² एंड r², इसके बाद /2 का स्क्वायर जो दिस इज 4 एंड डिनोमिनेटर की संख्या जो है न्यूमरेटर में आएगी, तो दिस इज = 4 एंड k/r² की वैल्यू जो है b हो जाएगी। तो v1 = 4 टाइम्स ऑफ v। तो क्या है कि हमारी जो इस वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो r/2 दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 4v होगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक समतल दर्पण क्या है क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। मानते हैं कि ये हमारा क्षैतिज है और एक ये समतल दर्पण यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके बाद यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण ये जो है ऊर्ध्वाधर किरण इससे आती है टकराती है और यहाँ से जो है इससे जो है परावर्तित हो जाती है और यहाँ पर ये क्या है दर्पण पर अभिलंब मान लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा टोटल। इसके बाद जो हमें यहाँ पर जो है एक ये अभिलंब मिला है, ये तो यहाँ पर ये जो है ये वाला ट्राइंगल जो है मान लो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो ट्राइंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं, तो जो है ये वाला क्या है एक क्षैतिज हो गया, क्षैतिज से जो है ये 30 डिग्री एंगल बनाया है 30 डिग्री एंगल। और जब इससे ये किरण टकराती है ऊर्ध्वाधर किरण टकराती है तो ये परावर्तित होती है और ये इसका अभिलंब है और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है। तो दिस इज इक्वल टू 90 एंड दिस एंगल इज 60। तो जब ये एंगल हमारा क्या है 60 है तो
यहाँ पर दिस एंगल इज इक्वल टू 30, क्योंकि ये टोटल 90 है। अब ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री। अभी क्या है, इसका आपतन कोण है, क्योंकि ये अभिलंब है दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, तो जब ये आपतन कोण 30 डिग्री है तो यहाँ पर परावर्तित कोण भी जो है 30 डिग्री होगा। अब हमें बताना है कि दर्पण और परावर्तित किरण के बीच कितना बनेगा, तो ये जो है 90 डिग्री है टोटल, एंड दिस इज इक्वल टू 30, तो ये दर्पण और परावर्तित किरण के बीच जो है 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ये एक फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि समतल दर्पण की दूरी जो है अनंत होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। क्या, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो हमें बताना है कि जब प्रकाश जो है कांच से गुजरता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो इसको जो है इस तरह से करेंगे कि जो है यहाँ पर हम जानते हैं कि n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 होता है। यहाँ पर n1 क्या है, माध्यम जो है एक माध्यम एक जो है माध्यम की जो है क्या है अपवर्तनांक होता है, λ1 जो है माध्यम की एक में तरंगदैर्घ्य होती है, n2 जो है माध्यम दो की का अपवर्तनांक होता है और λ2 माध्यम दो में जो है क्या होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। जब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 में, तो n1 जो है मान लेते हैं कि क्या है कि ये जो है n1 को मान लेते हैं कि ये निर्वात में अपवर्तनांक, तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1, जब प्रकाश कांच से गुजरता है हमें बताना है। और निर्वात में जो इसका अपवर्तनांक 1 होता है, निर्वात में इसकी तरंगदैर्घ्य हमें दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद n2 क्या है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हमें दिया है और इसमें जो हमें तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तो λ2 जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में चला जाएगा, और हम जब 6000 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो λ2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समतल दर्पण क्या है, एक समतल दर्पण आपकी ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस ओर चाल से आ रहा होगा, ये चीज़ अपन को बताना है। आप मान लीजिए कि ये क्या है, एक समतल दर्पण है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, यहाँ से आप अपना प्रतिबिंब इस तरफ देख रहे हैं। ये जो दर्पण इस तरह से आ रहा है आपकी ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो आपको ये आपका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से नहीं दिखेगा, आपको आपका प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से दिखेगा। क्योंकि जब कोई भी समतल दर्पण जो है मान लो कि u वेग से आता है तो आपको अपना प्रतिबिंब उसमें 2u वेग से चलता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किसके कारण होता है। जिसके कारण होता है वो कौन है, तो सिलियरी मसल्स जो होती है, इसके कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन होता है। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं कि हमारी ये सिलियरी मसल्स सिकुड़ जाती हैं और फैल जाती हैं। जब ये सिकुड़ती और फैलती हैं तो फोकस दूरी जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक चुंबक एक लंबे धातु के पाइप से गिर रहा है। एक लंबे धातु का पाइप है हमारे पास, क्या है, एक लंबे धातु का पाइप है और चुंबक इस तरह से गिर रहा है। जब चुंबक गिर रहा होता है तो इसका त्वरण जो होता है लेस देन जी होता है। जब इसका त्वरण लेस देन जी होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सोलर सेल बनता है, तो सोलर सेल किससे बनता है, कुचालक पदार्थ या चालक पदार्थ, मिश्र धातु या अर्धचालक पदार्थ, ये ऑप्शन है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अर्धचालक पदार्थ से। सोलर सेल जो होता है वो अर्धचालक पदार्थ से बना होता है। अब हम समझ लेते हैं अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक पदार्थ जो होते हैं, चालक पदार्थ जो है उनकी चालकता कम होती है लेकिन कुचालक पदार्थ से जो है अधिक होती है। मतलब कि इनकी चालकता चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ की चालकताओं के बीच में होती है। इसके एग्जाम्पल जो है सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है और जर्मेनियम भी जो है एक अर्धचालक पदार्थ है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कौन सा कथन क्या है, सत्य नहीं है।
हमें बताना है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, तो ये कथन सत्य है। यह बंद वक्रों के रूप में होती है, तो ये भी कथन सत्य, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आती हैं और दक्षिण ध्रुव में समा जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यह काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये चौथा ऑप्शन है कि यह आपस में कभी नहीं काटती, तो इसका जो डी भी जो है राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो है इसके सारे जो है राइट है। तो हमें बताना है कि कथन जो है असत्य कौन सा है। तो असत्य कोई भी नहीं है, सारे जो कथन क्या असत्य, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं। तो ये अगर ये क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में आता है तो इसका भी आपको बोनस नंबर मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन स्रोत जलने पर सबसे कम प्रदूषित करता है या प्रदूषण देता है। तो प्राकृतिक गैस जो होती है वो सबसे कम प्रदूषण करती है, प्राकृतिक गैस जो होती है सबसे कम प्रदूषण करती है जलने पर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोलर कुकर की दक्षता निम्न में से किसे रखने पर बढ़ती है। तो सोलर कुकर की दक्षता क्या है, अवतल दर्पण को रखने पर जो है बढ़ती है, क्योंकि अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है, जब इस पर मान लो कि ये क्या है कि यहाँ से जो है इस तरह से जो है इस पर कोई किरणें पड़ती हैं, तो किरणों को जो है कन्वर्ज कर देता है, मतलब ये जो है पास आ जाती है। यहाँ पर जो है ये क्या है कि प्रकाश की तीव्रता जो है बढ़ जाती है। तो यह क्या है कि इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन सा पद परिपथ की विद्युत शक्ति प्रदर्शित नहीं करता। तो विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू जो होता है I² इंटू R होता है। इसी को हम V² अपॉन R के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को I इंटू V इंटू आई के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन I इंटू R² नहीं होता है। तो यही जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना है प्रदर्शित नहीं करता, तो I इंटू R² प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा निम्न में से किस पर बनाया जाता है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यह घटना क्या कहलाती है। तो यह घटना जो है विक्षेपण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि 7 रंगों में विभक्त होने की यह प्रक्रिया जो होती है वो विक्षेपण कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट से 5 मिनट में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हमें बताना है विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश। हम जानते हैं कि जो आवेश Q अपॉन T जो होता है वो क्या होती है, I जो है विद्युत धारा होती है, आवेश प्रवाह की दर। तो अगर आवेश जो है क्या है कि अगर 5 मिनट तक, यानी कि कितने 5 मिनट, इसको सेकंड में निकालेंगे तो 300 सेकंड तक अगर 0.5 एम्पियर धारा 300 सेकंड तक बहती है, तो हमें बताना है कि आवेश कितना होगा। तो यहाँ से जो Q इज इक्वल टू बन जाएगा I इंटू टी, एंड I जो हो जाएगा 0.5 एम्पियर, T जो टाइम लिखेंगे हम वो सेकंड में लिखेंगे, तो यहाँ पर 300 सेकंड बन जाएंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 क्या है कूलम्ब बन जाएगा, 150 कूलम्ब। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन से जीवाश्म द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म द्रव्यमान क्या है, ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जीवाश्म द्रव्यमान ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म जैसे लकड़ी है, तो ये लकड़ी और गोबर गैस और कोयला, ये सभी क्या है जीवाश्मों से जो है इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है जीवाश्मों से इसका निर्माण नहीं होता है, जीवाश्म द्रव्यमान ऊर्जा नहीं है। तो आज के हमारे जो टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम किसी अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। और अगर आप सुपर 100 एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सुपर 100 के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज